नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की पहली बड़ी विदेश यात्रा अभी तय भी नहीं हुई है, लेकिन काठमांडू से आए दो डिप्लोमेटिक सिग्नल्स ने इसे बेहद अहम बना दिया। एक तरफ भारत ने बालेन शाह को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दोहराया है और संकेत है कि इंडिया चाहता है कि उनकी पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इंडिया। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दगन ने उन्हें कॉप 31 के लिए अंटलाया बुलाया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बालेन दिल्ली जाएंगे या अंटलाया। असल सवाल यह है कि नेपाल अपनी नई फॉरेन पॉलिसी का पहला सिग्नल किसे देना चाहता है। क्या पहला संदेश इंडिया का होगा या बालेन क्लाइमेट डिप्लोमेसी के मंच से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस कहानी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाइना इस पूरे डिप्लोमेटिक मूवमेंट को कैसे देख रहा है, क्योंकि बालेन की पहली विदेश यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, वह नेपाल की नई फॉरेन पॉलिसी का पहला बड़ा पब्लिक सिग्नल भी हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इत्मीनान से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर जो आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य पहुंचाइएगा। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत मिलती है, मेरा मनोबल बढ़ता है कि मेरे साथ मेरे व्यूअर्स हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर ध्यान दें और आज का टॉपिक है एर्दोगान ने क्यों बुलाया बालेन को तुर्की कॉप 31 अंतलाया 2026, दिल्ली या अंतलाया, और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले एक भ्रम को दूर कर लेते हैं। यह कहानी इंडिया वर्सेस टर्की की नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली और अंकारा दोनों बालेन शाह को अलग अलग वजहों से अपने डिप्लोमेटिक कैलेंडर में जगह दे रहे हैं। इंडिया का निमंत्रण सीधा बायलेटरल है। नई दिल्ली में बातचीत होगी उन मुद्दों पर जिनका असर नेपाल की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे पड़ता है, चाहे वो व्यापार हो, ऊर्जा हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और दोनों देशों के बीच लंबित सवाल। लेकिन टर्की का मामला बिल्कुल अलग है। बालेन को अंटलाया में कॉप 31 के लिए बुलाया गया है, यानी वहां बातचीत का दायरा सिर्फ नेपाल टर्की रिलेशन तक सीमित नहीं होगा। यह एक ऐसा वैश्विक यानी कि ग्लोबल मंच होगा जहां नेपाल अपने हिमालयन क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लेशियरों के पिघलने, क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपिंग कंट्री की वल्नरेबिलिटीज को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर ला सकते हैं। इसलिए बहुत सीधा है। दिल्ली में नेपाल अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि अंतलाया में नेपाल दुनिया को से यह कहने का मौका पाएगा कि क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाले देशों को ग्लोबल सिस्टम से क्या चाहिए। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझिए। डिप्लोमेसी में इनविटेशन अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। कहां जाना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कभी कभी यह होता है कि पहले कहां जाना है, क्योंकि किसी नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं होती, वह एक पॉलिटिकल संदेश भी होती है। अगर बालेन शाह सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं तो काठमांडू की तरफ से एक संदेश पढ़ा जा सकता है, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप नई सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। लेकिन अगर बालेन अपनी पहली बड़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस अंटलाया यानी कि तुर्की में दर्ज कराते हैं तो संदेश अलग हो सकता है कि नेपाल अपनी पहचान सिर्फ दो बड़े पड़ोसियों के बीच नहीं बल्कि ग्लोबल इशू पर भी बनाना चाहता है। और यही बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी जो है वो डिप्लोमेटिक टेस्ट की शुरुआत होगी। उन्हें किसी एक इनविटेशन को चुनना भर नहीं है, उन्हें यह साबित करना है कि नेपाल की विदेश नीति किसी दूसरे देश की प्राथमिकताओं से नहीं बल्कि काठमांडू के अपने नेशनल इंटरेस्ट से तय होगी। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है, क्योंकि नेपाल के लिए इंडिया सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि और चाइना सिर्फ दूसरा पड़ोसी नहीं बल्कि दोनों के साथ रिश्ते नेपाल की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक स्पेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बालेन के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं है कि दिल्ली पहले या अंटलाया, बल्कि सवाल यह है कि क्या काठमांडू ऐसा डिप्लोमेटिक बैलेंस बना सकता है जिसमें इंडिया के साथ गहरे रिश्ते भी रहे, चाइना के साथ संवाद भी रहे और दुनिया के बाकी देशों के सामने नेपाल की अपनी एक स्वतंत्र पहचान भी मौजूद हो। साथियों, थोड़ा सा हम मैप भी देख लें और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये टर्की का मैप है। टर्की की राजधानी आपको ये अंकारा नजर आ रही है और ये जो कोप 31 की मीटिंग होने वाली है ये स्थान है साथियों जिसका नाम है अंटलाया। अगर आप
नीचे देखेंगे तो आपको ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर दिख रहा है और यहां आपको साइप्रस जो है देखने को मिल रहा है, जिसका राजधानी है निकोसिया। अब आप कहेंगे कि मैं साइप्रस को क्यों दिखा रहा हूं आपको? साइप्रस इसलिए दिखा रहा हूं साथियों क्योंकि भारत जो जी ग्रुप 5 के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि इस्लामिक नाटो की बात हो रही है, वैसे ही भारत ग्रुप 5 तो इसी साइप्रस को लेने की बात कर रहा है। और तुर्की और साइप्रस के रिश्ते बहुत मधुर नहीं। ये आपको सीरिया नजर आ रहा है, ये आपको इराक नजर आ रहा है, इधर आप ईरान देखिए, इधर आपको अर्मेनिया, इधर जॉर्जिया और इधर आपको ब्लैक सी यानी कि काला सागर। इधर अगर आप देखेंगे तो ग्रीस और ये बुल्गारिया, पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये आपको मैप देखिए और टर्की के आसपास के देश और कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय हैं, वो आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इस मैप को जब हमने देख लिया तो थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरे इमेजेस में चलेंगे। हमने कहा कि अगर बालेन इस बैलेंस को साध लेते हैं तो उनकी पहली विदेश यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं रहेगी, वह यह संकेत बन सकती है कि काठमांडू की नई सरकार दुनिया के साथ अपने रिश्ते को किस नजर से देख रही है। और अब यहीं से हमें समझना होगा बालेन शाह को विरासत में मिली नेपाल की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या है। साथियों, अब तक की कहानी को समझने के लिए सिर्फ इंडिया और तुर्की के इन्विटेशन देखना काफी नहीं। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी डिप्लोमेसी किस तरह से आगे बढ़ी, यह समझना ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री पद संभालने से शुरुआती महीनों में बालेन शाह ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ अपने संपर्क को लेकर एक अपेक्षाकृत अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इंडिविजुअल वन मीटिंग को प्राथमिकता नहीं दी, कई डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन को कलेक्टिव फॉर्मेट में रखा, यानी एक एम्बेसडर के साथ अलग अलग बैठक के बजाय कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ बैठाकर उन्होंने संवाद किया। इसे केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा मानना मुश्किल है। डिप्लोमेसी में ऐसा खुद एक सिग्नल होता है कि किस एम्बेसडर को अकेले मिलने का समय मिला है, किसे ग्रुप मीटिंग में रखा गया है, किसे इंतजार करना पड़ा। और इन छोटे फैसलों से भी राजधानी की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को पढ़ने की कोशिश की जाती। लेकिन अगस्त के दूसरे सप्ताह में यह पैटर्न बदला। 10 अगस्त को बालेन शाह ने भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव जी से 1-to-1 मीटिंग की। इसके बाद चाइना के जांग माओमिंग जो कि चाइना के एम्बेसडर हैं, उनके साथ भी मीटिंग की और दोनों मीटिंग अलग अलग हुई। यानी यहां महत्वपूर्ण बात केवल ये नहीं कि बालेन ने इंडिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, महत्वपूर्ण यह है कि दोनों को लगभग एक ही डिप्लोमेटिक फेज में डायरेक्ट एंगेजमेंट मिला। और यही बालेन की अप्रोच को समझने का एक नया रास्ता खुलता है। अगर इसे केवल इंडिया की तरफ झुकाव माना जाए तो उसी समय चाइनीज एम्बेसडर के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन को कैसे आप समझेंगे? और अगर मकसद सिर्फ चाइना को बैलेंस करना होता तो इंडिया एम्बेसडर के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट की जरूरत उतनी ही महत्वपूर्ण क्यों बनती? इसलिए फिलहाल ज्यादा सावधानी वाला निष्कर्ष यही है कि बालेन की डिप्लोमेसी आइसोलेशन या डिस्टेंस से प्रैक्टिकल एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। और यही बदलाव अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती महीनों में बालेन शाह के पास फॉरेन पॉलिसी पोस्चर तय करने का समय था। लेकिन अब स्थिति अलग है। सरकार को वास्तविक फैसले लेने हैं। इंडिया के साथ आर्थिक और कनेक्टिविटी इंटरेस्ट और चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, वेस्टर्न देशों के साथ कॉपरेशन और तुर्की जैसे देशों के साथ डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी। यानी अब डिप्लोमेसी केवल यह तय करने का विषय नहीं रह गया है कि किससे मुलाकात होगी। अब असली सवाल यह है कि हर मुलाकात से नेपाल क्या हासिल करना चाहता है। और इसी दौर में बॉर्डर इंटरनेशनल आउटरीच की खबरें भी जब सामने आई हैं, जिसमें यूएस एम्बेसी के चार्ज द अफेयर्स के साथ एंगेजमेंट का उल्लेख हुआ है, तो इससे तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट होती है कि काठमांडू धीरे धीरे अलग अलग पावर सेंटर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है। लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है। इन मुलाकातों के आधार पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बालेन ने पूरी फॉरेन पॉलिसी को बदल दी, क्योंकि मीटिंग और अलाइनमेंट में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है साथियों। किसी एम्बेसडर से मिलना यह साबित नहीं करता है कि नेपाल उस कंट्री की स्ट्रेटेजिक लाइन को स्वीकार कर रहा है। असली परीक्षा आगे होने वाले फैसलों में होगी। किस मुद्दे पर क्या शर्त रखी जाती है, किस पार्टनरशिप को प्राथमिकता मिलती है और नेपाल अपने हितों की सीमा कहां तय करता है। और शायद यही बालेन की इमर्जिंग डिप्लोमेसी की सबसे दिलचस्प विशेषता है। वह दरवाजे बंद करने के बजाय कई दरवाजे एक साथ खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडिया का इन्विटेशन इसी ब्रॉडर पिक्चर में देखना होगा, क्योंकि नई दिल्ली की तरफ से आया निमंत्रण सिर्फ एक फॉरेन विजिट का प्रस्ताव नहीं। अगर बालेन दिल्ली जाते हैं तो उनके सामने नेपाल के लिए कुछ बेहद कॉन्क्रीट मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो बात ऊर्जा का हो, व्यापार का हो, कनेक्टिविटी का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या बायलैटरल ट्रस्ट का हो। और यहीं से उनकी डिप्लोमेसी का पहला बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू हो सकता है। क्या बालेन इंडिया के साथ रिश्ते को सिर्फ सिंबॉलिक वार्मथ से आगे ले जाकर मेजरेबल नेशनल गेन्स में बदल पाएंगे? साथियों, अब हम आते हैं उस इनविटेशन पर जिसने इस पूरे डिप्लोमेटिक स्टोरी को सबसे ज्यादा सेंसिटिव बना दिया।
इंडिया ने बालेन शाह को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और हाल में इस इनविटेशन को दोहराते हुए जल्द दिल्ली आने का आग्रह भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इच्छा है कि बालेन शाह की पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भारत हो, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के लिए बालेन की यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, इसका जवाब ज्योग्राफी में है। नेपाल और इंडिया के रिश्ते एक ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें सिर्फ दो देशों के बीच का डिप्लोमेटिक रिलेशन कह देना अधूरा होगा। दोनों देशों के बीच ओपन बाउंड्री है, लोगों की आवाजाही है, व्यापार है, रोजगार है, संस्कृति है, समाज है, धर्म है, सब मिले हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए काठमांडू में नई सरकार आती है तो नई दिल्ली के लिए जानना स्वाभाविक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नई सरकार इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। और बालेन शाह के मामले में अतिरिक्त क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि बालेन की पॉलिटिकल आइडेंटिटी ट्रेडिशनल एस्टेब्लिशमेंट से अलग रही है। उनकी राजनीति में गवर्नेंस, डिलीवरी, प्रैक्टिकल रिजल्ट पर ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। तो अब यही सवाल फॉरेन पॉलिसी में भी सामने आएगा कि क्या बालेन इंडिया के साथ रिश्ते को सिर्फ हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप की भाषा में देखेंगे या उसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदलने की कोशिश करेंगे। और यही संभावित दिल्ली विजिट का असली महत्व है। अब प्रश्न यह है कि इंडिया क्या चाहता है। साथियों, यहां स्पेकुलेशन से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया ये कभी नहीं कहा है कि नेपाल को किसी और देश के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, लेकिन नई दिल्ली के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है कि काठमांडू के साथ डायरेक्ट, स्टेबल और भरोसेमंद कम्युनिकेशन बना रहे, क्योंकि नेपाल का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। हिमालयन सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी, इन सभी मुद्दों पर इंडिया और नेपाल को लगातार बातचीत करनी पड़ती है। और आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शायद एनर्जी हो सकता है। साथियों, कल के वीडियो में हमने नेपाल के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपके साथ चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद कल रात में उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, जहां हमने बांग्लादेश में जब बिजली का क्राइसिस है तो वहां नेपाल और इंडिया के रोल के ऊपर हमने चर्चा किया है। तो यानी कि नेपाल हाइड्रो पावर पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, इंडिया का एक बड़ा एनर्जी मार्केट है। अगर नेपाल अपनी हाइड्रो पावर को रीजनल मार्केट तक पहुंचाने में सफल होता है तो यह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार नहीं होगा, यह नेपाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का बड़ा सोर्स बन सकता है। यानी दिल्ली में बालेन की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत शायद प्रोटोकॉल रूम में नहीं होगी, असल बातचीत एनर्जी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के टेबल पर होगी। नेपाल को इंडिया से क्या चाहिए, अब सवाल को हम उल्टा कर देते हैं और सवाल अब ये कर देते हैं कि इंडिया को नेपाल से क्या फायदा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन नेपाल को इंडिया से क्या चाहिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काठमांडू को चाहिए कि एक बेहतर कनेक्टिविटी इंडिया से मिले, तेज ट्रेड इंडिया से हो, एनर्जी मार्केट एक्सेस इंडिया में हो जाए, इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इंडिया से मिले और ऐसी प्रोजेक्ट डिलीवरी जिनका असर जमीन पर दिखाई दे। इसलिए अगर बालेन शाह जाते हैं तो उनकी सफलता का पैमाना यह नहीं होगा कि इतनी बड़ी मीटिंग हुई, कितने लीडर्स मिले या कितने तस्वीरें सामने आई। असल सवाल यह हुआ क्या कोई मेजरेबल आउटकम निकला, क्या एनर्जी कॉर्पोरेशन की नई प्रगति हुई, क्या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तेज हुए, क्या ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े प्रैक्टिकल बैरियर्स में कोई समाधान निकला। क्योंकि डिप्लोमेसी में हेडलाइंस उसी दिन बनती है, लेकिन उसका असली फायदा तब मिलता है जब एग्रीमेंट जमीन पर दिखाई देता है। और यही बालेन की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कसौटी भी रही है। रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट इसी फॉर्मूला पे होगा, बयान नहीं बदलाव चाहिए, तस्वीर नहीं परिणाम चाहिए, और फ्रेंडशिप की भाषा नहीं मेजरेबल नेशनल इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ यह समीकरण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि काठमांडू के दूसरे बड़े पड़ोसी बदलते डिप्लोमेटिक इक्वेशन को किस नजर से देख रहे हैं। और यही कहानी में चाइना फैक्टर जो है वह प्रवेश कर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ रही होगी, और कैसा लग रहा है ये चर्चा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक की चर्चा को सुनकर तो आपको लग गया होगा कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां तो बातें हमारी हो रही है और विजन जो है वो बड़े दूर की बातें हो रही है। मतलब अगर आपको लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो नेपाल को प्रैक्टिकल रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो एनर्जी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस पर अभी हमने चर्चा किया। हमने कहा अब यहां चाइना का प्रवेश होता है, और अब इसी बीच कहानी में आ जाता है टर्की। 12 अगस्त को नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्णा प्रसाद ढकाल ने पुष्टि की कि तुर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयप एर्दोगन ने बालेन शाह को COP31 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह इनविटेशन नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि नेपाल की ओर से COP31 का रिप्रेजेंटेशन किस लेवल पर होगा। COP31 का आयोजन साथियों 9 से लेकर 20 नवंबर 2026 तक अंतलाया में होने वाला है। और अब यहां इस पूरी कहानी का दूसरा डायमेंशन खुलता है।
इंडिया का इन्विटेशन नेपाल के इमीडिएट नेबरहुड से जुड़ा हुआ है। टर्की का इन्विटेशन नेपाल की ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है। और नेपाल के लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी कोई सेकेंडरी इशू नहीं है, क्योंकि नेपाल की ज्योग्राफी उसकी फॉरेन पॉलिसी को क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ देती है। एक तरफ हिमालय और ग्लेशियर, तो दूसरी तरफ माउंटेन इकोसिस्टम और फ्लड्स, लैंडस्लाइड के बदलते परिदृश्य और वेदर पैटर्न्स का बढ़ता दबाव। यानी क्लाइमेट चेंज नेपाल के लिए कोई दूर बैठा ग्लोबल इशू नहीं है, यह उसके लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फ्यूचर सिक्योरिटी तीनों का सवाल है। इसलिए काठमांडू लंबे समय से इंटरनेशनल फोरम पर क्लाइमेट जस्टिस की बात करता आया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोप 31 में जाना सिर्फ क्लाइमेट पर भाषण देने का अवसर नहीं है। असल सवाल यह है कि नेपाल वहां से क्या हासिल करना चाहता है। क्या क्लाइमेट फिनांस लेना चाहता है? एडप्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए? माउंटेन कंट्रीज की वनरेबिलिटीज को ग्लोबल एजेंडा में ज्यादा जगह चाहिए? या हिमालयन इकोसिस्टम को लेकर बड़े देशों से कॉन्क्रीट कमिटमेंट चाहिए? और यही वह जगह है जहां बालेन की डिप्लोमेसी को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में उन्हें एक पड़ोसी के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप संभालना होगा, लेकिन अंतलाया में उनके पास दुनिया के सामने नेपाल की एक अलग पहचान पेश करने का मौका होगा। और ऐसे में हिमालयन कंट्री, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार कम है, लेकिन उसके असर को जो है वो झेल रही है, उसको भुगत रही है, यहां टर्की की भूमिका भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एर्दोगन का इन्विटेशन अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि टर्की नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ला रहा है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि काठमांडू को इंडिया चाइना इक्वेशन से बाहर भी डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बालेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नेपाल हर इंटरनेशनल एंगेजमेंट को सिर्फ इस सवाल से देखे कि इंडिया क्या सोचेगा या चाइना क्या सोचेगा, तो उसकी डिप्लोमेटिक स्पेस सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर काठमांडू क्लाइमेट, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल साउथ जैसे मुद्दों पर अपने इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट को सामने रखता है, तो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी का दायरा बड़ा हो सकता है। और यही बालेन के लिए कोप 31 का इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। वहां सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि बालेन अंटलाया पहुंचते हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर वो पहुंचते हैं तो नेपाल के लिए क्या लेकर लौटते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मंच मिल जाना उपलब्धि नहीं, मंच का इस्तेमाल करके नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना उपलब्धि। और अगर बालेन इस प्लेटफॉर्म को क्लाइमेट फाइनेंस, हिमालयन प्रायोरिटीज, नेपाल के डेवलपमेंट नीड्स को जोड़ पाते, तो टर्की इन्विटेशन का महत्व सिर्फ एक फॉरेन विजिट से कहीं बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर समझना जरूरी है, क्योंकि टर्की कोई ऐसा देश नहीं है जो नेपाल के ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशन के केंद्र में रहा। फिर एर्दोगन ने बालेन को व्यक्तिगत रूप से कोप 31 के लिए क्यों इन्वाइट किया, ये भी एक प्रश्न है। क्या सिर्फ होस्ट कंट्री की डिप्लोमेटिक कर्टसी है, या टर्की नेपाल जैसे हिमालयन और डेवलपिंग कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर ग्लोबल आउटरीच को मजबूत करना चाहता है? साथियों, इसका जवाब अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बालेन के सामने पहली बार ऐसा डिप्लोमेटिक मंच खुल रहा है जहां इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस बनाने के बजाय नेपाल अपने मुद्दे को सीधे ग्लोबल एजेंडा से जोड़ सकता है। और यही टर्की इन्विटेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि इंडिया दिल्ली बुला रहा है, टर्की अंटलाया बुला रहा है, चाइना काठमांडू को विजिंग बुला रहा है, यानी कि बालेन को विजिंग बुला रहा है। तो बालेन के इस बदलते डिप्लोमेटिक पोस्चर को किस नजर से सब देख रहे हैं, और यहीं से कहानी में सेंसिटिव चैप्टर शुरू हो जाता है। अगर बालेन साहब पर्सनली अंटलाया जाते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक इंटरनेशनल स्पीच देने का मौका नहीं होगा, उनके पास नेपाल की क्लाइमेट डिप्लोमेसी में कॉन्क्रीट आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर सवाल यही है कि ये सारा, अगर हम बात करें जो भी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या आ रहा है। साथियों, कोप 13 में बालेन के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि नेपाल की जलवायु संबंधी असुरक्षा को भावनात्मक अपील तक सीमित ना रखते हुए उसे ठोस कूटनीतिक मांगों में बदले। और यही कारण है कि टर्की का यह निमंत्रण रणनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि काठमांडू केवल मंच पर नेपाल की समस्या रखकर वापस लौट जाता है तो इसका लाभ बहुत सीमित होगा। लेकिन यदि नेपाल अपनी प्राथमिकताओं को जलवायु, वित्त, आधुनिक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और स्पष्ट एवं मापने योग्य प्रतिबद्धताओं से जोड़ने में सफल होता है, तो कोप 31 उसके लिए एक वास्तविक कूटनीतिक अवसर बन सकता है। और इसका प्रभाव केवल विदेश नीति से सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव लंबे समय तक नेपाल को जो है वो फायदा देगा, नेपाल को इससे लाभ मिलेगा। तो फिर प्रश्न यही कि अगर वह ऐसा करते हैं तो टर्की का इन्विटेशन सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉरेन विजिट नहीं रहेगा, बल्कि नेपाल की ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने का मौका मिलेगा। साथियों, हमें एक बात और भी समझना है। जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि इन्होंने इंडिया के एम्बेसडर के साथ भी मीटिंग की, चाइना के एम्बेसडर के साथ भी मीटिंग की, दोनों के साथ मित्रता की और दोनों के साथ अपने रिश्ते को बताया कि उन दोनों के साथ, भारत के साथ भी और चाइना के साथ भी, दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और काठमांडू ने ये पूरी कोशिश की कि कैसे दोनों के बीच में बैलेंस को बनाए, जिसमें किसी एक रिलेशनशिप को मजबूत करते हुए दूसरों के लिए अनावश्यक इनसिक्योरिटी ना पैदा हो।
इंडिया के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी बढ़ाना है, लेकिन बीजिंग को यह सिग्नल भी नहीं देना चाहिए कि नेपाल जो है एंटी चाइना फ्रेमवर्क का हिस्सा बन रहा है। चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपरेशन बढ़ाना है, लेकिन नई दिल्ली को यह भरोसा दिलाना है कि नेपाल की सिक्योरिटी सेंसिटिव और रीजनल कंसर्न को वो भारत जो है वो भारत की जो सिक्योरिटी सेंसिटिव और रीजनल कंसर्न है उसको नेपाल नजरअंदाज नहीं कर रहा है। और इसके साथ नेपाल को यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान, टर्की और दूसरे डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी अपने इकोनॉमिक और टेक्निकल रिलेशनशिप को भी बढ़ाना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एर्दोगन का निमंत्रण तो हमने देखा ही, लेकिन कुल हम क्या कह रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और अवसर के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। साथियों, कोप 31 के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो कि इस बार टर्की होस्ट कर रहा है 2026 का अंटलाया में। और मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। मुख्य विषय जो है वो समन, अनुकूलन, हानि और क्षति, जलवायु वित्त और न्याय। महत्व है सतत विकास, जलवायु वित्त और हरित भविष्य को बढ़ाया। और इसमें भाग कौन लेंगे? दुनिया के देश, संगठन, वैज्ञानिक, युवा, नागरिक समाज और एक पृथ्वी एक भविष्य साथ मिलकर जलवायु के लिए कार्यवाही करने पे बात हो। 2015 का पेरिस समझौता जो हुआ था कॉप 31 कॉप का, तो उस कॉप में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था, जो कि मैं आपके सामने सारी की सारी बातों को आपके सामने रख दे रहा हूं। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। अगर बालिन शाह वास्तव में स्मार्ट डिप्लोमेसी करना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया और टर्की में से किसी एक को चुनना चाहिए, क्या ऐसा सवाल हो? साथियों, अगर मेरे से आप ओपिनियन पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली और अंतरलाया एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं ही नहीं। दोनों प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अलग है, इसलिए असली रणनीति आइदर और नाइदर की नहीं, आइदर और की नहीं, बल्कि बोथ और एंड की हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि बालिन किस मंच पर किस मकसद का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहला कदम दिल्ली को बायलैटरल अपॉर्चुनिटी बनाना है तो इसका इस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अंटलाया को क्लाइमेट बार्गेनिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। चाइना को किसी काउंटर वेट की भूमिका तक सीमित ना करके जो है वह सबसे बड़ा जो है वो चाइना के संबंध को सिर्फ इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल ना करके जो है वह इंडिया के साथ कॉपरेशन को करते हुए बीजिंग को असहज ना करते हुए वहां से जितना हेल्प लेना है वो ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का जो है वह बालिन शाह किस प्रकार से प्रयोग करते हैं यह तो भविष्य के गर्भ में जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन अब आपकी बारी। अगर आप बालिन शाह की जगह होते तो पहली विदेश यात्रा दिल्ली की करते या अंतलाया की करते? लेकिन सिर्फ भारत या तुर्की मत लिखिए, कमेंट में ये बताइएगा कि क्यों करते, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पहली उड़ान का नहीं, सवाल यह है कि नेपाल अपनी विदेश नीति में पहला संकेत किसे देना चाहता है। अगर आपको लगता है कि नेपाल को भारत, चीन और बाकी दुनिया के साथ संतुलित लेकिन राष्ट्रीय हित पर आधारित कूटनीतिक रखनी चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाए। और ऐसे ही नेपाल, भारत, चाइना या जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे को देखने के लिए, सुर्खियों से आगे एनालाइज को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि बालेन कहां गए, भारत नेपाल के रिश्ते या भारत चाइना के रिश्ते जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगली बार हम और किसी मुद्दे को लेकर हम समझेंगे कि रास्ता जो है वो किधर जा रहा है, बातें क्या हो रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।